हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ मस्ती में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं मोशन एंड टाइम का, गति एवं समय का। जी हाँ, बहुत ही आपका फंडामेंटल चैप्टर है फिजिक्स में। अगर आप फिजिक्स की पढ़ाई करते हैं और अगर आपको इस चैप्टर का नॉलेज नहीं है तो फिर आगे के चीज़ों को समझने में आपको बहुत ज़्यादा कठिनाई महसूस होती है। तो चलिए आज के इस सेशन में हम लोग मोशन एंड टाइम के कंसेप्ट को और इस पे किस तरह से न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस चीज़ को देखते हैं। आइए दोस्तों, मोशन एंड टाइम के कंसेप्ट को या इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन को बनाने से पहले एक इम्पॉर्टेंट जानकारी आपको मैं बता दूं कि मैं ग्रुप डी 2018 में जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आए हैं उन सब को चैप्टर वाइज सॉल्व करूंगा और जितने भी आपके पास चैप्टर है वो सारे चैप्टर का सॉल्यूशन मैं दूंगा। तो इसीलिए आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि इसका पीडीएफ कहाँ से मिलेगा, किस तरह से मिलेगा। जब सारी चीज़ें आपका तैयार हो जाएगा तो लॉकडाउन के बाद आपको मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। आइए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। दोस्तों, जब हम लोग मोशन एंड टाइम की बात करते हैं तो चूँकि मैंने आपको बताया कि ये आपके फिजिक्स का फंडामेंटल टॉपिक है, इस चीज़ की जानकारी आपके पास होना चाहिए और बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, आप सब इसके बारे में जानते भी हैं। तो मैं दो चीज़ को यहाँ पे डिस्कस कर लूँ, उसके बाद आगे की चीज़ों को हम लोग चर्चा करेंगे। पहला मैं आपको बताऊँ कि गति, और इस एक वर्ड इसमें और आया समय, ये मोशन समय, और आपको एक चीज़ और इसमें मिलेगा बार बार, वो क्या? विराम। इसको हम लोग रेस्ट बोलते हैं, रेस्ट। ये तीनों वर्ड क्या है? टाइम तो आप समझ ही रहे, समय तो समय ही होता है, गति और विराम। मैं इसके लिए एक छोटा सा चीज़ आपको बताना चाहूँ कि मान लीजिए कि यहाँ पे ये कोई लड़का है और ये पॉइंट ए पे है और आपने जब इसको पॉइंट ए पे देखा तो उस समय आपके घड़ी में 5 बज रहा था, 5 PM हो रहा था। 5 बजे शाम में आपने इसको देखा। आप मार्केट गए या कहीं और गए, घूम के आए कहीं से, आप फिर देख रहे हैं कि 6 बज गया है और ये लड़का आपको मार्केट से आने में या आपके काम करने में 1 घंटा का टाइम लगा और ये लड़का 6 बजे तक यहीं का यहीं है। ज़रा सा आप गौर करेंगे कि जब आप इस चीज़ की बात करते तो इसका मतलब ये हुआ कि टाइम 5 से 6 हुआ, टाइम 5 से 6 हो गया। टाइम तो चल रहा है लेकिन लड़का ये यहीं पे है, मतलब इसी जगह पे बैठा हुआ है, या हम लोग कहते हैं कि वो रेस्ट में। तो यहाँ पे जो हमने रेस्ट वाली बात की, इसके लिए हम लोग फिजिक्स में क्या कहते हैं कि जब किसी भी वस्तु का पोजीशन, ये जो यहाँ पे है इसको हम लोग स्थिति बोलते हैं, ये पॉइंट ए पे है और इसी को हम लोग पोजीशन भी बोलते हैं। तो जब किसी भी वस्तु का समय के सापेक्ष उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तब हम लोग कहते हैं वस्तु किस में है? तो वस्तु रेस्ट में है, विराम में है। ये एक छोटा सा बात था, आपको अपने माइंड में रखना है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि समय के सापेक्ष इसीलिए मैंने लिया क्योंकि समय कभी भी रुकता नहीं है और आप सबों को पता है कि बंद पड़ी घड़ी भी दिन में 2 बार सही टाइम बताती है। तो इस चीज़ को याद रखेंगे कि समय के साथ हम कंपैरिजन कर रहे हैं। दूसरा, अगर आपने 5 बजे भी इसको यहीं पे देखा, 6 बजे भी आपने इसको यहीं पे देखा, अगर ऐसा होता कि 6 बजे आप इसी लड़का को आप इस जगह पे देखते तो ये हुआ कि 5 से 6 हुआ, मतलब 1 घंटा का टाइम लगा, लेकिन लड़का ने अपना स्थिति बदल लिया, अपना पोजीशन बदल लिया। मतलब क्या कि अगर किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ परिवर्तित हो जाए, समय के साथ बदल जाए, तब हम लोग कहते हैं वस्तु क्या है? वस्तु गति में है। वस्तु क्या है? गति में है, मोशन में है। मतलब ये हुआ कि अगर किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ बदल जाती है तब वस्तु को गति में कहा जाता है, मोशन में कहा जाता है। अब आप यहाँ पे सोचिए कि अगर किसी की पोजीशन चेंज हो रही है, किसी का स्थिति बदल रहा है, तो बदलेगा तो वो 2 चीज़ करेगा। तो कुछ ना कुछ, मान लीजिए कि पॉइंट ए से ये पॉइंट बी पे आया तो इसके बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगी। अब यहाँ से यहाँ तक चला तो कुछ ना कुछ उसकी चाल भी होगी। मतलब ये सारे आपके कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला हैं, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं जिस पे आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाने होते हैं। दोस्तों, मोशन इन टाइम के न्यूमेरिकल क्वेश्चन को करने से पहले मोशन, टाइम
रेस्ट, ये 3 चीज़ आप आसानी से समझ गए। अब आपको कुछ ये इंपॉर्टेंट नोटेशन, मतलब किस चीज़ से किसको इंडिकेट करते हैं, ये आपके माइंड में होना चाहिए। है बहुत छोटा सा बात, लेकिन न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाने वक्त ये आपके माइंड में रिक्वायर्ड है, होना ही चाहिए, क्योंकि तब आप चीज़ों को अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर पाते हैं, अच्छी तरह से समझ पाते हैं। देखिए, पहला इसमें दूरी, इसको हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। और इसको हम लोग एस या फिर डी से रिप्रेजेंट करते हैं। इस चीज़ को आप अपने माइंड में याद रखेंगे। विस्थापन एस, एक्स या डी। अब देखिए, एस और डी तो दूरी में भी है, तो दूरी, विस्थापन भी तो एक प्रकार का दूरी ही है, लेकिन इसमें फर्क क्या है कि ये आपका निश्चित दिशा में तय किया गया दूरी होता है, जबकि दूरी के मामले में हम लोग निश्चित दिशा नहीं लेते, विस्थापन के मामले में निश्चित दिशा लेते हैं। तो अगर आपको कहीं पे विस्थापन एक्स से रिप्रेजेंट किया हुआ मिल जाए तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। समय आप सबको पता है, टाइम से रिप्रेजेंट करते हैं। एक सबसे बेसिक बात, औसत चाल और औसत वेग दोनों को ही हम लोग भी ए बी से रिप्रेजेंट करते हैं। भी फॉर वेलोसिटी, ए आपका ए भी एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी, दोनों के लिए इसी इंडिकेशन का यूज करते हैं। कोणीय वेग आप लोग समझ रहे होंगे, कोणीय वेग क्या होता है, मतलब किसी कोण को बनाने में जो उसका दर होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोणीय वेग कहते हैं। या आप सिंपल कहिए कि थीटा बाई टी, मतलब क्या कि कोणीय विस्थापन की दर को हम लोग क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। तो आप यहाँ पे कोणीय वेग को इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, और इस साइन को क्या पढ़ते हैं, इस साइन को हम लोग ओमेगा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ओमेगा। आप इसको इंग्लिश में भी OMEGA लिख सकते हैं। कोणीय विस्थापन, इसको हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। आप लोग इसको बहुत पढ़े होंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, ये सारी चीजें। और अब देखिए कि प्रारंभिक वेग है, इसको हम लोग इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं, और इनिशियल वेलोसिटी को u से रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये आपका अंतिम वेग है, इसको हम लोग फाइनल वेलोसिटी कहते हैं, और फाइनल वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करते हैं। त्वरण, एक्सेलरेशन को हम लोग a से रिप्रेजेंट करते हैं। बस ये नोटेशन आपके माइंड में होना चाहिए। अब बात आती है कि सर इस पे फार्मूला किस टाइप से पूछे जाएंगे। मैं फार्मूला का भी डिस्कस करता हूँ, इसके बाद आपको क्वेश्चन पे ले चलूंगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए दोस्तों, अब इसके हम लोग इंपॉर्टेंट फार्मूला, महत्वपूर्ण सूत्र जो आपको इस चैप्टर के न्यूमेरिकल क्वेश्चन को बनाने के लिए ज़रूरी है, उसकी बात हम लोग कर लेते हैं। अच्छा, एक बात और, आप में से बहुत सारे होंगे कि सर प्रारंभिक वेग क्या होता है, अंतिम वेग क्या होता है, ये चीज़ नहीं समझ पाए, तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रारंभिक का मतलब होता है जिस वेग से कोई चीज़ चलना शुरू करता है, और अंतिम वेग जिस वेग पर जाकर के कोई चीज़ रुक जाती है। तो ये बहुत ही छोटा सा टर्म है, और बाकी के टर्म तो आप समझ ही रहे होंगे। अगर नहीं समझ रहे हैं तो क्वेश्चन में हम उसको रिपीट करेंगे, वहाँ पे आप समझ जाएंगे। इसीलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन समझने का और बनाने का ये 100% गारंटी होगा, समझें इस चीज़ को। अब महत्वपूर्ण सूत्र की जब हम लोग बात करते हैं दोस्तों, तो आपने देखा कि जब ऑब्जेक्ट, जब वस्तु की गति करेगी, मान लीजिए कि ये यहाँ से कोई ढालू पर लुढ़कता हुआ बॉल है, जब ये यहाँ आएगा तो भाई कुछ ना कुछ दूरी कवर करेगा, कुछ ना कुछ टाइम लगेगा। एक छोटा सा ही टाइम क्यों ना लगे, लेकिन टाइम तो लगेगा। तो इस दरमियान में क्या हो सकता है कि इसकी स्पीड बदल सकती है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, दूरी, ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें आपके माइंड में जब कोई भी वस्तु चलना प्रारंभ करती है तब से आपको आ जानी शुरू हो जाती है कि उसकी विस्थापन क्या हो सकती है, दूरी क्या हो सकती है, चाल क्या हो सकता है, वेग क्या हो सकता है, ये सारी चीज़ें। तो इसके लिए प्रॉपर फार्मूला होता है, आप उसको देखें। पहले हम एक बेसिक फार्मूला की बात करेंगे जो आप सबों को पता होगा। आप कहते हैं कि सर स्पीड हम लोग कहते हैं, तो स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम। आप इसको याद रखेंगे, डिस्टेंस बाय टाइम। इसको हम लोग कहते हैं दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। और स्पीड का मतलब होता है आपका चाल, ये आप समझ रहे होंगे। अब देखिए कि जब आप स्पीड की बात कर रहे हैं तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, आप इसको s इक्वल टू डी बाई टी भी लिख सकते हैं, ठीक है। या आप दूरी और समय के अनुपात को क्या कह सकते हैं, चाल कह सकते हैं। अब बात आती है कि सर आप इससे चाहें तो दूरी भी निकाल सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, और टाइम भी निकाल सकते हैं जब आपको ये डाटा दिया हुआ रहे, डिस्टेंस और टाइम दिया हुआ रहे। या आप
ये भी कह सकते हैं कि इसके बीच में जो अनुपात है उसको हम लोग चाल कहते हैं। बाकी के आपको जब इसमें से कोई भी 3 चीज में से 2 चीज दिया हुआ रहेगा तो एक चीज आप आसानी से निकाल सकते हैं। दूसरा दोस्तों, इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज चला आता है औसत चाल। औसत चाल, चाल के बाद आपका औसत चाल आता है। इसको हम लोग एवरेज स्पीड कहते हैं और कहते हैं कि कुल दूरी बटा समय। मतलब क्या कि कोई भी ऑब्जेक्ट जितना डिस्टेंस कवर कर रहा है और उस डिस्टेंस को कवर करने में जितना टाइम लग रहा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उस वस्तु का औसत चाल कहते हैं, कुल दूरी बटा कुल समय कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक बात आपको जो याद रखनी है वो ये कि 2 कंडीशन होते हैं औसत चाल निकालने के। पहला तो आपको दूरी दिया हुआ रहेगा और समय दिया हुआ रहेगा तो आप उसका अनुपात ले लेंगे, बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। लेकिन आपका क्वेश्चन कुछ अल्टर टाइप से पूछता है इसमें कि क्या इसके 2 कंडीशन है। इस चीज को मैं चाहूंगा कि आप नोट कर लें। क्या कि जब वस्तु अलग अलग चाल से चले, ध्यान दीजिएगा, जब वस्तु अलग अलग चाल से समान दूरी तय करे, समान दूरी तय करे तो औसत चाल क्या होगा। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा बात है, डेरिवेशन भी है, आप इस चीज को याद रखेंगे। क्या है कि जब वस्तु अलग अलग चाल से चलेगा लेकिन दूरी समान होगा तो आप इस कंडीशन में याद रखेंगे औसत चाल जो होता है वो होता है 2v1 इंटू v2 बटा v1 प्लस v2। ये चीज आप फॉर्मूला औसत चाल के लिए याद रख सकते हैं। जैसे ही अलग अलग दिया तो मैं आपको बताऊं कि एक चाल v1 मान लेते हैं और एक चाल v2 मान लेते हैं तो आपको तो 2 चाल मिल गया। दोस्तों याद रखेंगे ये सिर्फ और सिर्फ 2 चाल के लिए ही सत्य है, तीसरे चाल में ये यूटिलाइज नहीं होगा आपका। तो जब वस्तु अलग अलग चाल से चले और समान दूरी तय करे तब उसके लिए औसत चाल 2v1 इंटू v2 बटा v1 प्लस v2 आप लगा सकते हैं। और दूसरा कि जब वस्तु अलग अलग चाल से समान समय तक चले तो औसत चाल क्या होगा। ये भी आपका इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसका औसत चाल क्या होगा, तब आप क्या कहेंगे कि जब वस्तु अलग अलग चाल से, तो v1 और v2 अलग अलग चाल है, कह रहा है समान समय तक चले तो v1 प्लस v2 अब बटा 2 कह देंगे तो आपका ये उस सिचुएशन में औसत चाल निकल जाएगा। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आपको इस पे याद रखना है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन में कभी कभी आपका ये डायरेक्ट फार्मूला भी पूछ दिया जाता है और आपके क्वेश्चन में ये वाला स्टेटमेंट होता है और अगर ये क्वेश्चन पूछता है तो आपका ये वाला स्टेटमेंट होता है। इस चीज को उम्मीद करते समझ गए होंगे। नेक्स्ट बात आती है कि सर आपका वेग क्या होता है। देखिए दोनों में फर्क है, स्पीड डिस्टेंस बटा टाइम, और वेग हम लोग कहते हैं कि विस्थापन में जो परिवर्तन की दर होता है उसी को हम लोग वेग कहते हैं। और वेग को हम लोग क्या कहते हैं कि वेग इक्वल टू होता है विस्थापन डिस्प्लेसमेंट बटा समय, विस्थापन बटा समय। एक चीज और याद रखेंगे, अच्छा एक यहाँ पे कॉमन सा बात, जिस तरह आप चाल में अगर इस फॉर्मूला में 3 चीज में से अगर 2 चीज दिया हुआ तो निकाल सकते हैं, ठीक उसी तरह इसमें भी अगर आपको 3 चीज दिया हुआ रहे तो आप इसको उसमें से एक चीज को आसानी से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा आपसे कभी अगर औसत वेग पूछ दे, एवरेज वेलोसिटी पूछ दे, तो औसत वेग में आप याद रखेंगे कि क्या होता है कि प्रारंभिक मतलब u और अंतिम, प्रारंभिक और अंतिम वेग का योगफल को आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो औसत वेग निकल जाएगा, u प्लस v/2 निकल जाएगा। ये आपका चाल और वेग में कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आपको याद रखना है। इसके आगे की बात करते हैं। आइए दोस्तों, अभी आपने देखा कि हमने चाल की बात करा, दूरी की बात करा, विस्थापन की बात करा, ये सारी चीज। अब देखो इस दोनों में अब रिलेशन भी आपको मिल जाएगा। कैसे? अब बात आती है कि सर वेग तो हो गया, हमने आपको क्या बताया कि विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। अब बात आती है कि सर त्वरण नाम का भी कोई चिड़िया होता है,
तो त्वरण को हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं त्वरण को? एक्सेलरेशन। और रिप्रेजेंट करते हैं ए से। एक लाइन में अगर मैं बोलूं आपको कि त्वरण का मतलब होता है वेग में परिवर्तन। क्या होता है? वेग में परिवर्तन। तो वेग में परिवर्तन को dv/dt भी अगर कहीं पे लिखा हुआ रहे कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सही फार्मूला है और इससे भी बनेगा। इस dv का मतलब होता है वेग में परिवर्तन। वेग में परिवर्तन। अब आप बताएंगे कि सर ये वेग में परिवर्तन क्या होता है? अरे वही बात कर रहे हैं, प्रारंभिक और अंतिम वेग की। मतलब मान लीजिए कि कोई वस्तु प्रारंभ से चलना शुरू की और 5 सेकंड बाद 10 मीटर पर सेकंड का स्पीड पकड़ लेता है, तो प्रारंभिक कितना था? 0। 5 सेकंड बाद कितना हो जा रहा है? 10 मीटर पर सेकंड। तो 10 मीटर पर सेकंड मेरा अंतिम वेग हो गया। अब ये वेग में परिवर्तन कैसे निकालेंगे? तो आपको हो गया अंतिम में से पहले वाले को घटा दो। अरे भैया अंतिम में से पहले वाले को घटा दो, मतलब अंतिम वेग में से पहले वाले वेग को घटा करके समय से आप डिवाइड कर देंगे तो आपको त्वरण निकल जाएगा v - u/t, या आप विस्थापन में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इस चीज को याद रख सकते हैं। और एक चीज और याद रखेंगे, अच्छा यूनिट वगैरह वो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पे हो जाएगा। ऐसे इसका यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, इस चीज को आप याद रखेंगे। अब नेक्स्ट बात आती है दोस्तों, जब आप त्वरण भी समझ लेते हैं तब बात आती है आपका कि रेखीय वेग क्या होता है। बहुत बार इससे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, आपको इस चीज का नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। तो मैं आपको बता दूं कि रेखीय वेग इक्वल टू होता है फॉर्मूला कोणीय वेग इनटू त्रिज्या। कोणीय वेग इनटू त्रिज्या ये संबंध है, और ये संबंध आपको कभी कभी फॉर्मूला के रूप में सीधे आ सकता है, तो इस चीज को याद रखेंगे। रेखीय वेग को हम लोग v से डिनोट करते, कोणीय वेग के लिए हम लोग ओमेगा, अभी जस्ट मैंने आपको बताया, और त्रिज्या के लिए आप r ले सकते हैं, v इक्वल टू ओमेगा इंटू r। इस चीज को आप याद रख सकते हैं, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। अब बात आता है कि गति के लिए समीकरण, क्योंकि ये सब तो एक कॉमन सी बात हो जाती है। अब आपके गति के लिए समीकरण क्या होगा? तो आप सबों को पता है कि गति के लिए आपके पास 3 समीकरण है। गति के लिए 3 समीकरण हैं, और वो 3 समीकरण कौन कौन से हैं? वो 3 समीकरण हैं, देखिए ऑब्वियस सी बात है कि जब आपको कंसेप्ट दे रहा हूं तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसीलिए वेट करना। मैं आगे क्वेश्चन भी करवाऊंगा, 2 ही क्वेश्चन करवाऊं लेकिन करवाऊंगा। और मेरा मतलब अपना ये मोटो है कि मैं अगर आपको बताऊं तो सारे कंसेप्ट को बताऊं, ऐसा नहीं कि आधा अधूरा बता करके उस पर सीधे क्वेश्चन ले जाके करवा दूं, ऐसा नहीं होता। आप जब तक चीज़ों को सही से समझ नहीं पाएंगे तब तक आप उस चीज़ का अप्लाई ही नहीं कर पाएंगे, इसीलिए उससे बेहतर है कि पहले स्पष्ट रूप से उसको समझा जाए। गति के लिए 3 समीकरण, और ये 3 समीकरण गैलीलियो के द्वारा दिया गया था। पहला समीकरण था v इक्वल टू होता है u प्लस at, इसको हम लोग फर्स्ट समीकरण बोलते हैं। इसको इसी तरह से याद रखेंगे, v को अंतिम वेग, u को प्रारंभिक वेग, a त्वरण और समय, t आपका समय हो गया। दूसरा आप यहां पे दूसरा समीकरण कह सकते हैं, दूसरा समीकरण होता है s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये भी आपको याद रखना, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। और गति के लिए तीसरा समीकरण होता है आपका v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, या यही चीज आपको कुछ इस टाइप से भी दिखेगा। कैसे? तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, इस तरह से भी देखे तो आपको बस याद रखना है कि ये गति का तीसरा समीकरण है, ये पहला समीकरण है जहां पे s वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, u प्रारंभिक वेग, t समय त्वरण और फिर ये समय, बाकी के ये सारे नोटेशन आपको मैंने पहले ही बता दिया। तो इस तरह से ये आप तीनों समीकरण को याद रख सकते हैं। जब आप इस तीनों को याद रख पाते हैं उसके बाद आपको एक छोटा सा बात और याद रखना है कि वस्तु द्वारा nवें सेकेंड में तय की गई दूरी कितनी होगी। तो आपको ये वाला फार्मूला लगाना है Sn, जो आप बहुत पहले से वाकिफ़ हैं, 10th क्लास से वाकिफ़ हैं इस फार्मूला से, क्योंकि 10th क्लास में जब आप पढ़े होंगे तो वहाँ पे आपको एपी और जीपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ना होगा, और उसमें पदों का योग वाले में ये फार्मूला आपका आता है। तो यहाँ पे u जो है ये आपके प्रारंभिक वेग को रिप्रेजेंट कर रहा है, और a त्वरण को, और यहाँ पे nवें सेकेंड, तो ये n जो है ये सेकेंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, उतने सेकेंड में वो कितना दूरी तय करेगी। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना दोस्तों। ये सारे आपके मोशन एंड टाइम को पढ़ने के लिए बेसिक कंसेप्ट है, इस पे न्यूमेरिकल बनाने के लिए बेसिक कंसेप्ट है। मैंने पूरा थ्योरी नहीं बताया, मैंने सिर्फ आपको
जो फार्मूला यूज होते हैं, किस तरह से न्यूमेरिकल बनता है, ये चीज़ मैंने बताया। अगर आप एक दो बार इसका रिवीजन करते तो ये आपको आराम से आपके माइंड में रहेगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आइए इस पे क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है उस चीज़ को हम लोग देखते हैं। आइए दोस्तों इस पे हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक और बात बता दूं कि बहुत सारे बच्चे बोलते रहते हैं सर लेवल थोड़ा हाई करो, लेवल हाई करो। तो जो आपकी ग्रुप डी एग्ज़ाम में आए हैं, मैंने जो सिलसिलेवार तरीका से सारे क्वेश्चन को सॉर्ट करना शुरू किया है, तो जब आपका टफ क्वेश्चन मिलेगा मैं टफ क्वेश्चन भी करवाऊंगा, इजी क्वेश्चन मिलेगा तो इजी क्वेश्चन भी करवाऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैं आपको उछल उछल के सारा टफ क्वेश्चन ही करवा दूँ और आपको लगे कि आप बहुत ज़्यादा जान गए, ऐसा कभी नहीं होता। एग्जाम में इजी क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत भारी पड़ता और मेरा मकसद सिर्फ आपको आप मॉडरेट पढ़ाई करके इजी से हाई लेवल तक, जीरो से हाई लेवल तक जा करके आप सारे क्वेश्चन को बनाओ, टच करो, तो होता है पढ़ाई का मतलब। पहला क्वेश्चन आपका इस चैप्टर का आपके पास है कि यदि एक ड्राइवर कार को 15 मीटर पर सेकंड की चाल से चलाता है, कोई ड्राइवर है जो अपने कार को 15 मीटर पर सेकंड की चाल से चलाता है, तो उसके द्वारा 3 घंटे 20 मिनट में तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। बहुत आसान सा सवाल पूछा है। पहला चीज देखिए, न्यूमेरिकल बनाने के लिए पहले क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि जो डाटा दिया हुआ है उसको लिख ले। तो आपका ये चाल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो चाल दिया हुआ है कितना, तो 15 मीटर पर सेकेंड। आपसे फिर पूछा है कि उसके द्वारा 3 घंटे में टोटल समय कितना दिया है, तो समय दिया है आपका 3 घंटा 20 मिनट। ध्यान देंगे कि एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है, तो जब भी हम इस टाइप के कंटेंट को देखेंगे तो वहां पे अगर यूनिट में फर्क होगा तो पहले कोशिश करेंगे कि उसके सारे यूनिट मात्रक समान हो जाए। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये तो मीटर पर सेकेंड में है, लेकिन ये आपका 3 आवर 20 मिनट है, जबकि समय सेकेंड में होना चाहिए क्योंकि समय का ऐसा ही मात्रक सेकेंड होता है। तो 3 घंटा, 1 घंटा में 60 मिनट, तो 3 घंटा में 180 मिनट। अब 20 मिनट जोड़ दीजिए, कितना हो गया आपका 200 मिनट। अब ये 200 मिनट 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो भैया एक 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका कितना हो जाएगा 6 दूना 12 और 12 पे 3 जीरो आ जाएगा, 12,000 सेकेंड हो जाएगा। अभी जस्ट मैंने आपको बताया है कि स्पीड इक्वल टू फॉर्मूला होता है आपका क्या, कि डिस्टेंस बाय टाइम। क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, दूरी बटा समय। आपसे पूछा है दूरी क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा, तो आप कहेंगे जब यहां पे कुछ ना है तो 1 लें, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। अब जब आप इसको गुना करेंगे तो स्पीड आपका कितना है 15 मीटर पर सेकेंड और टाइम कितना है 12,000 सेकेंड। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 बढ़े हो जाएगा आपका 180 और इस पे 3 जीरो आप डाल देंगे। ध्यान दीजिएगा ये आपका मीटर में निकला है, ये इतना मीटर है, लेकिन ऑप्शन में आपको किलोमीटर दिया है, तो भैया इसको 1000 से डिवाइड कर दीजिए, आपका सही आंसर हो जाएगा 180 किलोमीटर। मतलब आपके इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आइए दोस्तों आपसे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपका, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था से चलना आरंभ करती है, मतलब जब वो रुकी हुई थी उस वक्त से चलना आरंभ करती है। मान लीजिए कि यहाँ पे एक कोई पॉइंट है और ये जब रुका हुआ है तो यहाँ से ये चलना प्रारंभ कर रहा है। कह रहा है कि यह 2 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड की गति प्राप्त करती है। मान लीजिए कि ये यहाँ से चला तो एक ही बार तो दो, अब आप इसका स्पीड 10 मीटर या 5 मीटर नहीं हो गया होगा, 0 से स्टार्ट किया होगा। मतलब यहाँ पे इसका जो u है जिसको हम लोग प्रारंभिक वेग कहते हैं वो है 0। कितना है 0। और कहता है 2 सेकेंड में, मतलब टाइम ही ले रहा है 2 सेकेंड, और इसका जो अंतिम वेग हो जा रहा है वो कितना हो जा रहा है, वो हो जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड। तो भाई आपसे पूछा है कि इसका त्वरण क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, ए क्या होगा। तो मैं आपको बताऊं ए इक्वल टू, अभी जस्ट आपने फॉर्मूला देखा, वेग में परिवर्तन बटा समय, तो v माइनस यू बाई टी, तो v है 5, u आपका 0 बटा 2, आपका ये कितना हो जाएगा 5 बटा 2, मतलब आपका 2.55 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका सही आंसर होगा। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आप समझ गए होंगे। आइए दोस्तों तीसरे नंबर की क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
3 नंबर में आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, इस चीज़ को देखेंगे। कह रहा है कि कोई वस्तु पहले 4 सेकंड में 18 मीटर और अगले 2 सेकंड में 16 मीटर की दूरी तय करती है, तो उस वस्तु की औसत गति क्या है। अगर आपको फार्मूला याद है औसत गति का, कुल दूरी बटा कुल समय, तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपसे क्या क्वेश्चन पूछा है कि पहले 4 सेकंड में वस्तु कितना दूरी तय कर रही है, तो 18 मीटर कर रही है। अब कह रहा है अगले 2 सेकंड में कितना कर रही है तो 16 मीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है। आपसे पूछा है औसत गति क्या होगी, भी ए बी क्या होगी, तो भैया कुल दूरी तो 16 प्लस 18 बटा कुल समय, तो 4 प्लस 2, तो 8 और 6 कितना हो गया 14 और 2 3, 1 1 2 1 3, 4 2 6। आप इसको डिवाइड करेंगे तो 6 5 30 और आ जाएगा 36, 6 6 के 36 और फिर ये आते चला जाएगा 36 36। तो आप इसको जब बहुत सारा 3 बार ये आ जाए तो आप इसको कहते हैं ना कि सर हम इसको 5.67 लिख सकते हैं। काहे नहीं लिख सकते? तो जब आप लिख सकते हैं इसको, तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा MS ये 5.67 मीटर पर सेकेंड, और इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों ये सब क्वेश्चन बहुत ही आसान है, और चूंकि मैंने ये सारे आपको शुरुआती फॉर्मूला बताया है, तो मेरा जो क्वेश्चन अरेंज करने का तरीका भी है वो एकदम बेसिक्स है, इसलिए परेशान होने की बात नहीं है। अगले वीडियो में मैं इससे टफ क्वेश्चन भी करवाऊंगा, इसीलिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आगे क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन 4 नंबर, बहुत ही आसान सा सवाल। त्वरण की SI यूनिट क्या होती है, आप इसको भी याद रख सकते हैं। आप कहोगे सर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन जरा सा एक बात आप हमको बताइए। मैं यहाँ पे एक नया चीज़ आपको सिखाना चाहता हूँ। आपका तो आंसर आ गया, आपको याद भी होगा, और मैं जो बताने जा रहा हूँ बहुत को आता भी होगा और बहुत को नहीं भी आ रहा होगा। तो चलिए इस चीज़ को सीखिए। अच्छा, हम लोग अभी कहे कि A = होता है V - U/T। हाँ, तो त्वरण A आपका हो गया, वेग के लिए हम मीटर पर सेकेंड, और इसके लिए आरंभिक वेग है तो ये भी तो मीटर पर सेकेंड बाई टी हो जाएगा। एक प्लस है एक माइनस है, जब ये कट जाएगा तो 0/T। तो भाई ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कहाँ से आ गया? कभी आप सोचें इस चीज़ को, क्योंकि जब फार्मूला है तो यूनिट तो इसका आना चाहिए। कभी इस चीज़ को सोचें? अगर नहीं सोचें तो आज सोच लीजिए। एक्चुअली ये जो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है ये सही है आपका फॉर्मूला, और इसका डेरिवेशन कहां से हुआ इस चीज की मैं आपको बता दूं कि A अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि dV/dt होता है। इसका मतलब होता है वेग में परिवर्तन समय के अनुरूप। तो ये जो वेग में परिवर्तन होता है ना, इसी फॉर्मूला से आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आता है, ना कि इससे आता है। इस चीज को आप याद रखेंगे। कैसे आता है? तो A = dV/dt, तो वेग का यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है, टाइम क्या होता है? सेकेंड। अब मैं आपको बता दूं कि आप बाबू इसको मीटर पर सेकेंड इंटू 1/s लिख लें और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कर दें। इसी को ना आप लिखते हो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या MS-2, इस तरह से। तो ये वाला जो फॉर्मूला है ये आपका कहां से आता है? dV/dt से आता है। इस चीज को आप याद रखेंगे, कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। उम्मीद करते दोस्तों यहाँ तक की सारी चीज़ें समझ में आई होगी आपको। मैंने चूंकि आज इस क्लास में सिर्फ और सिर्फ बेसिक बताया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप नए वीडियो आने से पहले अगर आप सारे बेसिक क्वेश्चन को या सारे बेसिक फार्मूला को अगर आपने 2-3 बार रिवीजन करके नोट्स बना के अच्छे से पढ़ लिया, तो जो मैं आगे क्वेश्चन करवाऊंगा उस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत और परेशानी नहीं होगी। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी चीज़ें समझ गए होंगे, अच्छे से समझ गए होंगे। मिलते हैं हम लोग फिर अगले वीडियो में। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि आपको इस तरह की वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसका भरपूर फायदा उठा पाए। मिलते हैं हम लोग फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए अलविदा।